हाँ भाई, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? पक्का? इस बार फोड़ दोगे? कितने लोग? सब? आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? विश्वास नहीं है? नहीं फोड़ेंगे ऐसा बोल रहे हो? देखो, विश्वास, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन अपने को ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इस बात का सबसे खास ध्यान रखना है, ठीक है ना? और सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं, इस सेमिनार का मेन मकसद ये है, जो भी बच्चा आया है कि उसको ये गाइड किया जाए कि बचे हुए टाइम में आप नीट 2024 एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हो। ठीक, अगर बचे हुए टाइम में आप सही से एफर्ट लगाएंगे, अभी भी आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो, लेकिन बिना एफर्ट के नहीं जाएंगे। एफर्ट लगाने हैं ऑनेस्टी के साथ, एक अच्छे डॉक्टर की तरह डिसिप्लिन में रह के, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ और पूरे फोकस के साथ। आवाज सही आ रही है ना? ठीक है। एफर्ट कैसे लगाने हैं, कितना लगाना है, वो काम मेरा है, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। समझते हो भाई? मैं टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, लेकिन आपका पेपर मैं नहीं लिख सकता। पेपर अल्टीमेटली आपको ही लिखना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो अब देखो, सबसे पहले हमने आज ये सेमिनार क्यों रखा? अगस्त मंथ में एंड आ गया। अब तो अगस्त मंथ से मैं अपने जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग कर रहा हूं। तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो बच्चे हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाते हैं। अभी आप नीचे लाइब्रेरी में चले जाओ, बच्चे सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक पढ़ते हैं। कितने घंटे हो गए? 16 घंटे। बहुत ज्यादा होता है, मतलब 16 घंटे की जगह बैठे रहना। मैं खुद आता हूं सुबह 8 बजे, 8:30 बजे, और 8, 8:30 बजे तक घर जाता हूं। 12 घंटे मैं थक जाता हूं। आप तो 16 घंटे बैठ रहे हो। क्लास के जो बच्चे वो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, कॉन्फिडेंस इंप्रूव नहीं हो रहा। तो जब इस पे मैंने काम किया, बहुत सारी कमियां पाई। देखो, आप जो मेहनत कर रहे हो ना, वो डायरेक्ट बस भाई मेरे को पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना, यही सोच के कर रहे हो। इससे काम नहीं चलेगा। आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा। वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज जो स्ट्रेटजी मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में बच्चों को बताई है, उससे काफी इंप्रूवमेंट मैंने स्टूडेंट में देखा है। वो बच्चा जो सुबह 6 से 10 तक यहां बैठा रहता था, फिर नेक्स्ट डे भी बोलता था मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, वही बच्चा 6:30 बजे मुझे ये बोलता है सर अब क्या करूं, मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। डेली का टारगेट कंप्लीट नहीं होता ना आपका, आज के बाद हो जाएगा। लेकिन कब? जब अच्छे से बातों को ध्यान से सुनोगे और घर जाके उनको अच्छे से फॉलो करोगे। अब कोई बच्चा अगर 10 बजे तक पढ़ता था, फिर भी टारगेट पूरा नहीं हो रहा, मैं उसका 6:30 बजे पूरा कर देता हूं। कितनी अच्छी बात है भाई। 6:30 बजे आप फ्री हो गए, आपको घूमने जाना है, घूमने जाओ, जाके सोना है, सो जाओ, जो आपको करना है करो। कोई अदर बुक्स पढ़नी है वो पढ़ लो, मोबाइल चलाना मोबाइल चला लो, कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं? लेकिन ये वही कर पाता है जो अच्छे से स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। ठीक, अब जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो आपको अपने पेपर, अगर आपके पास, उसमें नोट कर सकते हो या अपने माइंड में नोट करके रखो, लेकिन इनको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक, एक खास बात और बता दूं, मैं लास्ट ईयर कुल्हाड़ी में पढ़ाता था, आपको पता होगा सबको। बीवाइज क्लासेस जवाहर नगर में इस बार आया है। तो एक चीज मैंने ये भी नोटिस की है, यहाँ पे बच्चे ज्यादा अच्छे हैं, मतलब कुल्हाड़ी से ज्यादा अच्छे बच्चे यहाँ पे हैं। इसका रीजन ये नहीं है कि क्या बोल रहे हैं? क्या बोला? अच्छा, वातावरण। मैं आप लोगों के बारे में भी जानता हूं, आप हर संडे लैंडमार्क में जाते हो, ये भी मुझे है ना? नहीं, इसका रीजन ये भी हो सकता है कि कुल्हाड़ी में बच्चों को टीचर अच्छा ना मिलता हो। इसका रीजन ये भी हो सकता है, ओनली एनवायरनमेंट नहीं होता। ठीक, और भी रीजन हो सकते हैं। हो सकता है जो कुल्हाड़ी के बच्चे, उनके लिए पहले ही पंचवर्षीय योजना कोचिंग ने बना रखी हो, ये भी रीजन एक हो सकता है। अल्टीमेटली यही है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अच्छे बच्चे हैं। अब कुल्हाड़ी में तो ऐसी कंडीशन आ चुकी है, जो मेरी बच्चों से बात हो रही है ना, वो घर अपने ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। अब ऑफलाइन से उनका विश्वास उठ गया है, और जो कर रहे हैं बढ़िया रहेंगे, जो नहीं करेंगे तो कुल्हाड़ी की तो बिल्डिंग की बिल्डिंग खाली जाती है, ये भी मैं अच्छे से जानता हूं। ठीक, तो अब
जो नोटिस किया है कि जो बच्चे यहाँ पे अच्छा है, अगर उसको सही से डायरेक्शन मिल जाए तो और अच्छा कर सकता है, और वही डायरेक्शन देने के लिए आज सेमिनार रखा गया है। तो सबसे पहले आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी। आपको पॉइंट नोट करते जाना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा, जितनी बातें, देखो मैं क्या कर रहा हूं, डेली पर्सनल काउंसलिंग कर रहा हूं बच्चों की 1 घंटा 1.5 घंटा। जितनी बातें मैं काउंसलिंग में बताता हूं वो सारी बातें आज के सेमिनार में आपको बता दूंगा, ठीक? तो सबका काउंसलिंग एक साथ हो जाएगा एक टाइप से आज। और देख लो, जिस जिस बच्चे ने काउंसलिंग को सही से फॉलो किया है उसका ना कि ओनली इंप्रूवमेंट हुआ है, बल्कि वो टाइम से पहले अपना टारगेट कंप्लीट कर लेता है। तो आप भी कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि हमें डेली पीसीबी पढ़ना है। डेली पीसीबी, कितने लोग आप में से डेली पीसीबी पढ़ते हैं? ईमानदारी से बताओ। देखो, अच्छी बात है जो डेली पीसीबी पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब बहुत सारे लोग आपको ऐसे बताते मिलेंगे कि मैं तो फिजिक्स पढ़ता था, एक दिन केमिस्ट्री बायो पढ़ता था, मेरे तो 650 आ गए। उसके आगे अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वो डेली पीसीबी पढ़ता ना, 650 नहीं वो 680 भी ला सकता था। अगर आपको उतना स्कोर करना है जितना आप डिजर्व करते हैं, तो आपको डेली पीसीबी पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी कभी आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो कभी कम भी होगी, कभी आपको बीमार भी हो सकते हो। तो ऐसे केस में भी आपको क्या करना है, अगर आप मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो डेली 3-3 घंटे पढ़ते हो और किसी दिन आप बीमार पड़ जाओ, तो डेली 3 घंटे पढ़ने की बजाय आप आधा आधा घंटा पीसीबी पढ़ेंगे, सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ाई करेंगे। आपके मम्मी पापा आ गए या कोई और प्रॉब्लम आ गई, आप 1.5 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हो, आप ओनली 30 मिनट पढ़ो, लेकिन 10-10 मिनट पीसीबी पढ़ना है। अगर आप 30 मिनट भी नहीं पढ़ पा रहे हो, आप 3 मिनट पढ़ो, लेकिन पीसीबी पढ़ना है। जैसे एक फिजिक्स की मिस्टेक रिवाइज कर लो, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की, हो गया आज का पीसीबी। क्योंकि भाई हर दिन पढ़ाई नहीं होती है, और भी जरूरी काम आपको आते रहते होंगे, है ना? मतलब वो जरूरी ज्यादा, वही ज्यादा आते हैं, मतलब पढ़ाई तो कम ही आती है ना? ठीक, तो डेली पीसीबी पढ़ना, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट में मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास और ज्यादा मटेरियल है बात करने के लिए, ठीक? सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी इज मस्ट। एनसीईआरटी इज मस्ट, ठीक? अगर आप टॉप 100 में, टॉप 10 में, टॉप 200 में रैंक लाना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी। और अगर आप इज्जत के साथ वापसी चाहते हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री और बायो का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, 680 तक आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर आपका टारगेट है कि नीट में आप 680 प्लस स्कोर कर ले, तो फिजिक्स का एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा, लेकिन केमिस्ट्री एंड बायो का एनसीईआरटी मस्ट है, ये बात का ध्यान रखना है। अगर आप केमिस्ट्री और बायो का एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर मेरी नहीं तो किसी और की बात सुनेंगे, लेकिन ये फैक्ट है, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। और ये बात वो सब बच्चे जानते हैं जिनके 500 प्लस, 550 प्लस, 570, 580 के अराउंड इस बार मार्क्स आए हैं। बायो की एनसीईआरटी आप सब पढ़ते हो, जिसने केमिस्ट्री की नहीं पढ़ा ना, वो इस बार 550 से 600 के बीच में, बताओ भाई, ऐसा ही है। बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री टोटल आ रहे हैं 580, 590, एक बच्चे के तो 598 है, केमिस्ट्री में 99 है। 598 टोटल, केमिस्ट्री में 99। पूछा क्यों? एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई कोचिंग में। अगर कोचिंग वाले नहीं पढ़ा रहे, आप पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा। आप ईमानदारी से बताना, बायो की एनसीईआरटी कैसी लगती है आपको? आपके मॉड्यूल से कितनी अच्छी है? किसी भी बुक से कितनी अच्छी है? केमिस्ट्री की उससे 10 गुना अच्छी है। पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री की पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बायो की एनसीईआरटी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो फिजिक्स की भी इंटरेस्टिंग, लेकिन फिजिक्स की एनसीईआरटी में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि उसमें इंटेक्स्ट एग्जांपल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है ज्यादा हायर लेवल के दे रखे हैं, आईआईटी एडवांस लेवल के, टफ है, और वो आपके आते नहीं है, तो आपको उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक? तो केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी अगर हम कर लेते हैं तो यहां पे 540 बाई 540 स्कोर आप आराम से कर सकते हो। अब रही बात फिजिक्स की, अगर फिजिक्स में आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं और फिजिक्स में ओनली एंड ओनली अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पे और ओनली एंड ओनली
आप बेसिक क्वेश्चंस करने पे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बोल रहा मैं, पर चैप्टर 100 to 150, मिनिमम 100, 150 कर दो, ज्यादा से ज्यादा 200 तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हो गए पर चैप्टर, और 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस इतना कर दोगे तो आप फिजिक्स में आराम से 160 प्लस स्कोर कर सकते हो, इजिली 160 प्लस। समझे कि नहीं समझे? ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के, फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करके, विदाउट एनसीईआरटी, और पर चैप्टर लगभग 150 क्वेश्चन इंक्लूडिंग 15 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप 160 प्लस स्कोर कर सकते हो। बहुत है 160 तो फिजिक्स में। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आपको 180 पे जाना है, फिजिक्स में आपको 170 180 स्कोर करना है, तो फिजिक्स की भी एनसीईआरटी रगड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से भी एक दो क्वेश्चन थियोरेटिकल आता है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं सर, ऐसे चैप्टर्स बता दो, फिजिक्स की पूरी एनसीईआरटी ना पढ़े, वो पढ़ ले उनसे काम हो जाए, तो आप चैप्टर नोट कर सकते हो फिजिक्स के। अगर फिजिक्स में भी आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो फिजिक्स के एनसीईआरटी के ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स, और इसके अलावा आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गई, ठीक, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ईएमआई वाला जो चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12th में तो ये कर दो, और आपका 11th में ओनली एंड ओनली यूनिट डायमेंशन, एक ग्रेविटेशन पढ़ लो। ये 7 8 10 चैप्टर जो बन रहे हैं, ये चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे, फिजिक्स की भी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। और अगर आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी से डर लगता है, मत पढ़ो, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हर इंसान यही बता रहा है, आप यूट्यूब पे खोल लो, आप सारा दिन शॉर्ट्स देखते हो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, कोई भी इंसान आपको ये नहीं बताता कि ये नहीं करना है। और जो बड़े लोग होते हैं, उनकी खास बात ये होती है, उनको ये पता होता है कि क्या मुझे क्या करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे क्या नहीं करना है। If you want to do what you really want to do, then you have to know what not to do. समझे? अगर आप इसी चीज में फोकस करते रहेंगे, मुझे ये क्वेश्चन बैंक भी करना है, ये टेस्ट सीरीज भी करना है, एनसीईआरटी भी पढ़ना है, मॉडल भी पढ़ना है, मुझे एक्स्ट्रा बुक भी लगानी है, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप फिक्स कर दो, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, तो आप सब कुछ कर जाएंगे। अगर आप जितना एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे ना, उतनी रैंक पीछे चलती जाएगी। ये बात आज ही नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये बिल्कुल क्लियर है। एनसीईआरटी से जितना दूर जाएंगे, रैंक से, सिलेक्शन से भी उतना ही दूर जाएंगे। एनसीईआरटी के जितना पास आएंगे, आपकी रैंक उतनी अच्छी आएगी। और एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा ओनली ये नहीं कि नीट में अच्छी रैंक आएगी, एनसीईआरटी आपकी थिंकिंग डेवलप करती है। आप एक बात बताओ, नीट की प्रिपरेशन जो करता है, अगर हम बात करें टॉपर्स की, चाहे नीट एग्जाम के टॉपर है, जेईई मेंस के टॉपर है, आईआईटी एडवांस, इवन यूपीएससी का टॉपर, क्या बोलता है? एनसीईआरटी पढ़ो। ऐसा क्या है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी आपकी थिंकिंग डेवलप करती है, एनसीईआरटी आपकी रीजनिंग पावर स्ट्रॉन्ग करती है, एनसीईआरटी आपको सोचना सिखाती है, एनसीईआरटी आपकी लैंग्वेज पे कमांड करती है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वही एग्जामिनर की लैंग्वेज है। और एनसीईआरटी जिसने पढ़ लिया, वो एग्जाम में क्वेश्चन को इजीली समझ जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहां पे कोचिंग में पेपर को 3 से 4 अटेम्प्ट में कर देते हैं, एग्जाम में 1 से 2 अटेम्प्ट नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि वहां की लैंग्वेज टफ है, वहां की लैंग्वेज एनसीईआरटी की है। आपके मॉडल की कुछ भी लैंग्वेज नहीं, रद्दी लैंग्वेज है, सड़क छाप लैंग्वेज है। मॉडल आपने देखा, अगर आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल उठाएंगे और आप 2022 और 2023 का पेपर कंपेयर करेंगे, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि उस पैटर्न के क्वेश्चन है ही नहीं। आप देखो ना, बायो में क्या कर रहा है एग्जामिनर, केमिस्ट्री में देखो क्या किया उसने बायोमोलिक्यूल्स वाले क्वेश्चन में, फॉस्फोरिक का फॉस्फोरस एसिड कर दिया। इतनी छोटी चीज में ध्यान नहीं जाता 3 घंटे में? जाता है क्या? नहीं जाता ना। आपका वो एक वो था बायो में, बारक इज नॉन टेक्निकल टर्म, उसने टेक्निकल टर्म लिख के दे दिया। और एक वो बारक वाला ही था शायद, वो सॉफ्ट और हार्ड, उसने सॉफ्ट की जगह हार्ड लिख के दे दिया। ऐसे ही केमिस्ट्री में उसने लिख रखा था भाई हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाईएस्ट होती है, वहां पे उसने लोवेस्ट लिख के ले दिया। किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे।
क्योंकि ये मॉडल जो बने हुए हैं 2014-15 के पेपर के अकॉर्डिंग है, और लास्ट 3 ईयर में एग्जामिनर ने जितना अपना पैटर्न चेंज किया है उस पैटर्न में प्योर एनसीईआरटी है। आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तब जाके काम होगा, और कम से कम केमिस्ट्री और बायो की तो करनी पड़ेगी। और अगर आप केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूं, कोटा का विकास बहुत हो गया, घर चले जाओ, चेंज कर दो स्ट्रीम, नहीं तो फिर 2-3 साल और यहां पे आपको डोनेशन देना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? ये बिल्कुल क्लियर है। देखो, मुझे बहुत कम बच्चे फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन जितने फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, वो जानते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस यही है जो मैं बताता हूं, और उनका सिलेक्शन भी होता है। और कम बच्चे भी इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं। हर आदमी बोलता है हाँ मेरे नोट से हो जाएगा, यही तो सुनते हो। अगर नोट से होना होता पिछली बार हो जाता, नहीं हो जाता। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना पड़ेगा। और अगर एनसीईआरटी से डर लगता है, बेशक छोड़ दो, मम्मी पापा से बात कर दो, मम्मी पापा ज्यादा डांट देंगे कि तो थप्पड़ मार देंगे, इससे फालतू कुछ नहीं है। कम से कम जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो तो बच जाएगा, सही है ना? लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक? तो केमिस्ट्री और बायो का एनसीईआरटी पढ़ोगे पक्का? अगर आपको कोई दिक्कत है, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे फिजिक्स है, ये भी आप नोट कर सकते हो भाई। बहुत सारे बच्चों को रहता है कि फिजिक्स में हम कितना करें और क्या करें। फिजिक्स में आप किसी भी एक अच्छे टीचर को फॉलो करो जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, आपको पीएचडी ना कराए, आपको मास्टर ना बनाए, सिर्फ फिजिक्स आपको सिखा दे ताकि आप क्वेश्चन सोल्व कर सको। उसके नोट्स, उसके लेक्चर आप फॉलो करेंगे। उसके बाद पर चैप्टर, वो जैसा मैंने बताया 100 से 150 क्वेश्चन करेंगे, 15 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चन में जो भी मिस्टेक होती है उसको नोट करके रेगुलर रिवाइज करेंगे ताकि आगे से मिस्टेक ना हो। और फिजिक्स में मैंने आपको थियोरेटिकल चैप्टर बता दिए जो पढ़ने होते हैं। फिर रिपीट कर देता हूं, फिजिक्स की एनसीईआरटी से आप सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी ईएमआई, और इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, यूनिट डायमेंशन एरर वाला जो चैप्टर है, बस इतना कर लो, बाकी करने की जरूरत नहीं अगर करना चाहो तो, नहीं तो फिजिक्स में सिर्फ बेसिक पे फोकस करो, ठीक? फिर इसके बाद आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, प्योर एनसीईआरटी आपको करना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट भी ऑफलाइन के आए हुए हैं, मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूं, अगर मैं आपको केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से बाहर एक भी लाइन लिखवाता हूं, वो आपको नहीं पढ़ना है। जैसे भाई जॉन टॉलर इफेक्ट है, ट्रांस इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, सर इफेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, एसआईपी इफेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, ये कभी आया पेपर में? 2016 के बाद पिछले 7 साल में एक बार भी नहीं आया। और ये तो मैंने 6-7 टॉपिक बोले हैं। इसके अलावा बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, पता नहीं क्या क्या ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है, वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। बच्चों को सिलेबस पढ़ाना चाहिए 100, पढ़ा जा रहा है 140, ये 40 सिलेक्शन नहीं होने दे रहा है, ठीक? अगर मैं भी कोई आपको एक्स्ट्रा एक्शन लिखाता हूं, आपको नहीं पढ़ना है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं कोटा में बैठा हूं, बच्चे नोट्स कंपेयर करते हैं, दूसरे कोचिंग का टेस्ट देते हैं, तब उसके मार्क्स कम आते हैं, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता है कि वहां पे अगर क्वेश्चन पूछेगा आप सोल्व कर पाओ। नहीं तो मैं, आप नोट्स में देखना, आप कभी भी मैं साफ दिखता हूं नोट इन एनसीईआरटी लिख देता हूं, और जहां जहां मैंने लिखा नोट इन एनसीईआरटी वहां हमें पढ़ना भी नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ठीक। अब नेक्स्ट, इसके बाद अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, आपको केमिस्ट्री अच्छे से आता है, खुद एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप सब जानते हैं इसका एक सॉल्यूशन है, क्या? कृष्णा बैच। कितने लोगों ने देखा है? बहुत कम ने देखा यार, क्यों? अच्छा, जिसने देखा बताओ कैसा है? बहुत अच्छा है ना? मैं सुकून मिलता है मैं खुद बोलता हूं, अगर आप मेरा रैंकर बैच खरीदते हैं, ऑनलाइन में जो बच्चे फॉलो करते हैं, ऑफलाइन में ज्वाइन करते हैं, मुझे ज्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि उनकी फीस ज्यादा है। लेकिन अगर किसी बच्चे का केमिस्ट्री में बेसिक ठीक ठाक है, जिसको केमिस्ट्री में ये पता है कि पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, वो बच्चा सिर्फ अगर कृष्णा बैच पढ़ ले, आराम से 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकता है। एक तो कृष्णा बैच और एक केयर टेस्ट सीरीज। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो कृष्णा बैच से कर लो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है नहीं यार केमिस्ट्री का डर खत्म ही नहीं हो रहा है, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट भी हिले हुए हैं,
या आपको ऐसा लगता है कि समझ नहीं आता है, मैं भूल जाता हूं, मैं एनसीईआरटी कवर नहीं कर पाता, तो आपको एक पैम्फलेट मिला होगा जिसपे लिखा 29 अगस्त, यानी ट्यूसडे से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक, उसमें सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद फिजिकल पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों केमिस्ट्री देखो, 29 अगस्त को जो बैच स्टार्ट हो रहा है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी अच्छे से मैं ही कवर कराऊंगा। अगर आपका कोई डाउट आता है मैं क्लियर करूंगा। आपके जो भी पेपर है या क्वेश्चन बैंक है सारे मैंने बनाए हैं, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप सिर्फ मेरे से पूछेंगे। यहां पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है केमिस्ट्री का। आप जाओ कोचिंग में, सड़क क्रॉस करके देखो, 30 चैप्टर है, 8 मास्टर है, 30 चैप्टर 8 मास्टर, दो चैप्टर के टीचर है, फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेवोसियर क्या करेगा भाई, तू फादर है तो यही तो हो रहा है। अरे 30 चैप्टर एक मास्टर नहीं पढ़ा सकता, क्या जिंदगी तुम्हारी। अरे थू है भाई, नहीं। बच्चा 98 चैप्टर पढ़ रहा है पीसीबी के, मास्टर 30 चैप्टर नहीं पढ़ा पा रहा है। ऑर्गेनिक में भी 3 मास्टर आते हैं अलग अलग, एक तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा के जाएगा, एक बायोमोलिक्यूल वाले थियोरेटिकल चैप्टर पढ़ाएगा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक का अलग आता है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो पढ़ाई नहीं जाती होगी, पढ़ाता हो तीसरा। 3 लोग मिलकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 30 ही आदमी रख लो ना। आपके 11th और 12th में टोटल मिला के 35 टीचर्स पढ़ाते हैं, काउंट करना कभी। 98 चैप्टर 35 टीचर, ये है भाई कोटा एजुकेशन सिटी। 2 चैप्टर के टीचर है। और पता बताते क्या है, हमारे टीचर मास्टर हैं अपने सब्जेक्ट के। इकोलॉजी का मास्टर है भाई, बॉटनी का नहीं है, बायो का नहीं है, फादर ऑफ इकोलॉजी। अरे 2 चैप्टर के टीचर हैं यार, इससे बुरी कंडीशन और क्या होगी। अब इस चीज को ऐसे परोसा जा रहा है, ऐसे बेचा जा रहा है कि हमारे पास तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, इकोलॉजी का एक्सपर्ट है। पीएचडी नहीं करनी है बच्चे को, नीट क्वालिफाई करना है 11th 12th का बेस के एग्जाम में। ठीक, अगर एक टीचर पढ़ाएगा तो भाई आपको ना, अगर मान लो आप मेरे से पढ़ने आते हो 10-15 दिन में, तो क्या होता है, टीचर की बातें समझ में आने लगती है ना। बच्चा टीचर के साथ मैनेज करना शुरू करता है, जब तक मैनेज होना शुरू होता है तब तक टीचर चेंज हो जाता है। तो बच्चा तो ना 2 साल मैनेज करने में ही रह जाता है। और इसलिए 11th 12th के बाद लीडर, अचीवर, अचीवर प्लस, अचीवर अल्फा, स्पार्क, प्रो आ गया। आप जानते हो ना, मेरे को वीडियो देखते हो ना, मैंने बोला था ना एनसीईआरटी लिखवा दूंगा, लिख दिया ना इस बार, लिख दिया। मैं सही से नहीं लिखा, वो छोटा लिखा है, अभी वो फोटो में लिखा है। मेरी इच्छा है कि आप येलो बोर्ड लगाओ बड़ा सा, उस पे लिखो हम भी एनसीईआरटी पढ़ाते हैं लाल अक्षरों में। मैं ये चाहता हूं, और मैं करवाऊंगा, घुटनों में लाऊंगा। मैं जीके, आप जानते हैं ना मैं जीके पढ़ाता था, जब मैं जीके पढ़ाता था इनके टीचर आके मेरे को बोलते हैं क्या है ये जीके 20 नंबर है, कोई नहीं पढ़ेगा। मजबूर कर दिया ना 25,000 बच्चों को जीके पढ़ाने में। और केमिस्ट, ये एनसीईआरटी 1 साल हो गई मेरे को इस बात को बोले हुए, 2 साल और रुक जाओ, हर आदमी ये बोलेगा मैं भी एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, और नहीं बोलेगा तो बात। रिजल्ट देख लो इस बार का, देख लिया ना आपने कोटा का रिजल्ट, इस बार 20 में भी नहीं आएगी, इस बार 1 तो आ गई। आप बोलेंगे सर 3 है, 2 झूठी है। ठीक, रैंक तो ये पहली और दूसरी भी लाना चाहते थे, दिक्कत पता क्या हुई, इनको तमिल नहीं आती थी, नहीं उनको हिंदी नहीं आती, और इनको ना तो तमिल आती और इंग्लिश भी नहीं आती। सामने वाला इंग्लिश बोल रहा था, डील ही नहीं हो पाई, नहीं रैंक तो पहले भी आ जाती कोटा से। प्रॉब्लम ये हो गई, दूर ज्यादा हो गया। समझे कि नहीं समझे, हर बार ऐसी ही आती है। तो तुम लोग रिजल्ट देख के मत आओ, और पेरेंट्स को भी यही बात समझाओ, है ना। अच्छा एक बात और बता दो, आपके अंदर की बात बताता हूं। आप पता क्या चाहते हो, बर्बाद हो जाए कोटाई कोचिंग, मैस वाले बर्बाद हो जाए, हॉस्टल मालिक बर्बाद हो जाए, तुम्हारी ये अंदर की फीलिंग्स है ना। आप अपने दिल की इच्छा पूरी करना चाहते हो, मेथड बताऊं, सेल्फ स्टडी करो, एनसीईआरटी पढ़ो, सिलेक्शन पाओ, और हर बच्चे को ये बात बताओ कोटा जाने की जरूरत नहीं है।
अपने आप हो जाएगी तुम्हारी इच्छा पूरी। अगर आप ये करोगे, अगर आप अभी समझाओगे किसी बच्चे को कि तू एनसीईआरटी पढ़, एनसीईआरटी पढ़, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, आपके पैर पकड़ पकड़ के भाई और बता क्या करना है, समझे कि नहीं समझे? सिलेक्शन पाओ फिर बताओ क्या करना है। और अगर तुम सोचते रहे ना कि ये कोचिंग वाले लूटते हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, ये बर्बाद हो जाए, ऐसा मैं भी सोचा 9-10 में, कुछ नहीं हुआ अभी तक। सिलेक्शन से होगा। आप पढ़ो, लाइब्रेरी में बच्चे बैठ के नीचे पढ़ते मैं देखता हूं, अगर ऐसे ही बच्चे पढ़ते रहे कोचिंग छोड़ के, अगर आप एनसीईआरटी ऐसे पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, अपने आप तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी जो तुम चाहते हो, है कि नहीं? ठीक, फिर वापिस आ जाओ इधर। इसमें सारी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। 29 अगस्त से जो बैच हो रहा है ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, इसमें 2 घंटे की क्लास रहेगी। क्लास में एनसीईआरटी नहीं लाओगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे टीचर को अच्छा नहीं लगेगा तो टीचर पढ़ा नहीं पाएगा। तो क्लास में एनसीईआरटी लेके आना है। ठीक, ये हो गया। और अगर आप ये नहीं कर सकते, सिर्फ कृष्णा बैच कर लो, दैट इज मोर देन एनफ। और इसके साथ केयर टेस्ट सीरीज कर लो। और इस बार हमने टेस्ट सीरीज ऑफलाइन में भी कर रखी है, किसी को कोई पूछना नीचे पूछ लेना। ठीक, पता ना केयर टेस्ट सीरीज का 29 चैप्टर वाइज टेस्ट है, उसमें 7 रिवीजन टेस्ट है और 10 मेजर टेस्ट है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रखी है। हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। ठीक, और वीडियो सॉल्यूशन सारे मैं ही बनाता हूं। ठीक, हिंदी में नहीं है यार, बस हमारा एक ही ड्रॉबैक है, हम हिंदी नहीं पढ़ा पाते हैं, हमारा मटेरियल हिंदी में नहीं है। ठीक, अब इसके बाद देखो बायो। अब बायो में क्या करना है? बायो में आप खुद पढ़ते हो एनसीईआरटी। देखो आपकी कोचिंग का मॉडल आपने तो देख ही रखा है, मैंने भी देख रखा है। बंद करके उसको रख दो साइड में। जिस दिन बंद करके उसको ना, अभी तो सर्दी नहीं आई है, अभी बेच के कुल्फी खा जाओ, ज्यादा फायदा है। ठीक, बायो में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। अब बात आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस की दिक्कत आएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करना है? एक तो आप एमटीजी फिंगर टिप्स बुक कर सकते हो, और क्या करोगे? एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, लिख लेना एमटीजी फिंगर टिप्स। बोलो मत यार, फिर बोल रहे हो। एमटीजी फिंगर टिप्स करना है, 15 ईयर के पीवाईक्यू करने हैं। वेरी गुड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, मस्ट है ये। अगर आप यही अच्छे से कर गए ना, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये आपका 360 आउट ऑफ 360 करवा सकते हैं। और जिस बच्चे की बायो की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, ड्रॉपर स्टूडेंट्स को होता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा आता है ना, मुझे तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद है, तो आपके चेकअप के लिए क्वेश्चन बैंक हमने ही बना रखा है। एनसीईआरटी के जो ये वर्ड जो मिस करता है ना एग्जामिनर, नॉन टेक्निकल हटा दिया, ऐसा एक क्वेश्चन बैंक हमने ही बना रखा है। तो वो क्वेश्चन बैंक जल्दी ही हार्ड कॉपी में भी आ जाएगा, अभी सॉफ्ट कॉपी में भिवाइज ऐप पे अवेलेबल है। ठीक, तो सुदर्शन बैच आपने एक नाम सुना होगा। ठीक, इस बैच में मिलता है वो आपका क्वेश्चन बैंक। इसमें क्या कर रखा है कि बायो के आपके एनसीईआरटी के एज इट इज कॉपी करके वहां से सारे वर्ड मिस कर रखे हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछा ना इस बार, बारक इज ए नॉन टेक्निकल टर्म, हमने क्या कर रखा है? बारक को हटा रखा है। तो नॉन टेक्निकल टर्म क्या है? आपने बारक फिलअप कर दिया तो आपको याद रहेगा। तो ऐसे आपके फिल इन द ब्लैंक्स बना रखे हैं, लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन है। वो आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड याद करवा देगा। वो कर सकते हो, है ना। वो ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन अवेलेबल है, जल्दी इसको ऑफलाइन भी कर देंगे, मतलब हार्ड कॉपी भी आ जाएगी इसकी। ठीक, इसके अलावा एक है ना, इसमें साथ में ना शिवाली मैम का नाम सुना आपने? शिवाली मैम उन बच्चों को एंट्री नहीं देती जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, बोलता मॉडल वालों को मैं नहीं पढ़ाती। शिवाली मैम की ऑफलाइन फीस है 1.25 लाख रुपए सिर्फ बायो की, ऑनलाइन फीस है 36,000। मेरी टोटली 30 है केमिस्ट्री ऑफलाइन। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, है ना। शिवाली मैम के जो बच्चे उनके पास पढ़ते हैं ना, भोपाल में पढ़ाती है ऑफलाइन, हर बार 340 प्लस फिक्स है। कोई एक आध बच्चा ना पढ़े
ना बातों को फॉलो करे, उसके भाई 320-30 भी आ जाते होंगे, नहीं 340 प्लस फिक्स है। तो शिवाली मैम के वाइवा हमने सुदर्शन बैच में प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसे आपने बायो के एनसीईआरटी पढ़ रखी है, आपको ऑलमोस्ट बायो आती है, लगभग सब बच्चे 300 प्लस वाले होंगे, लगभग ऑलमोस्ट। तो 300 प्लस वाले को भी पता है कि मुझे आती बार बार लेक्चर क्यों देखना है, ठीक। तो हमने क्या कर रखा है, बायो के वाइवा बना रखे हैं, जैसे इकोलॉजी का वाइवा हो गया, ठीक। ऐसे 38 चैप्टर के 38 वाइवाज है। इसके अलावा इसमें आपके जो 10 यूनिट्स है बायो की, तो 10 यूनिट वाइज वाइवा है, एक बॉटनी का, एक जूलॉजी का, और आपका एक क्लास 11 का, एक क्लास 12 का, और फिर आपके रैंडम वाइवा है पूरी बायो के। तो 50 प्लस वाइवा है। अगर ये 50 प्लस वाइवा आप कर लेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, एक एक लाइन याद हो जाएगी एनसीईआरटी की। मैम आपको डायरेक्ट बता देते कि इस बार यहां से असर्शन रीजन आ सकता है वाइवा में, और एक वाइवा का टाइम पता कितना है, 30 मिनट 40 मिनट। आप मॉर्निंग वॉक करने गए, फोन जेब में डाला, कान में लगाया, मैम क्वेश्चन पूछ रही है, बच्चे आंसर कर रहे हैं। अच्छा, उसमें जो बच्चे बैठे होते हैं वो भी ना टीचर के लेवल के रहते हैं, क्योंकि मैम पढ़ाती अच्छा है, वो बच्चे भी आंसर अच्छा रिप्लाई करते हैं, ठीक। तो मैम ने क्वेश्चन पूछा तो आंसर तो आपके माइंड में भी आएगा। जैसे मान लीजिए मैं इस बच्चे से पूछता हूं, बताओ भाई हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है पीरियोडिक टेबल में, आप लोगों के आंसर आया ना, मैं तो इससे पूछा है। तो ऐसे ही जब शिवाली मैम बच्चों से वाइवा में क्वेश्चन पूछती है, तो आप अगर वो वाइवा सुनते हैं, आपके माइंड में भी आंसर आता है, तो इससे आपको भी रिकॉल हो जाता है। और जब आपके आंसर नहीं आता ना, तो माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। फिर मैम जब आंसर बताती है, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, ठीक। तो ये मेथड इसमें हमने फॉलो किया है, क्योंकि बच्चा लेक्चर अटेंड करना नहीं चाहता है, तो ऐसी चीज बच्चे को प्रोवाइड कर दी, 40 मिनट में आपका एक चैप्टर रेडी। समझे कि नहीं समझे? 40 मिनट में एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाता है। अगर आप ये 50 प्लस वाइवा अच्छे से कर जाते हैं, और ये 38 चैप्टर वाइज वर्कशीट कर जाते हैं, 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। 340 देखो, 360 तो बिल्कुल आइडियल स्कोर है, वो बच्चा करेगा जो बहुत मेहनत करेगा। मैं 340 प्लस की गारंटी ले सकता हूं। पिछली बार जिन बच्चों को मैंने ऑनलाइन में गाइड किया, फॉलो करवाया, 345, 350, 340 सबके इतने मार्क्स आए। और हाईएस्ट मेरे स्टूडेंट की बता रहा हूं मैं, शिवाली मैम के स्टूडेंट की नहीं, जो मेरे को फॉलो करते हुए कर रहा, 355, ठीक। उम्मीद इस बार 360 भी आ जाएंगे, है ना। अब देखो, अब इसको फायदा, अब इसमें ना एक चीज और कर दी हमने, लास्ट ईयर के वाइवा प्रोवाइड करके हैं। कितने वाइवा हो गए टोटल? 100। मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, आधा घंटा वाइवा लगाओ और सुनो, ठीक। पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आराम से लौट गए, टेबल पे फोन रख दिया, वाइवा लगा के सुन लो। इसमें आप फ्री टाइम भी यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब हमने कोशिश ये की है, बायो को आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, ठीक, समझे। फिर इसके बाद अगर बायो के एनसीईआरटी आपके अच्छे से रेडी है, तो सुदर्शन बैच जरूर करो, और नहीं तो एनसीईआरटी तो रगड़ना ही रगड़ना है, साथ में सुदर्शन बैच भी करना। तो तीनों सब्जेक्ट का मटेरियल हो गया, एनसीईआरटी कवर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब इसके साथ साथ जरूरी है रेगुलर रिवीजन, जो आप में से कोई भी नहीं करता है। कितने लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं? खुद विश्वास है खुद पे कि बढ़िया रिवीजन चल रहा है, ठीक। चलो ठीक है भाई, महीने में रिवीजन कैसे करते हो, मंथली रिवीजन कैसे करते हो? नहीं, आप जैसे आज मान लीजिए, आज मैंने आपको कुछ पढ़ाया, उसको आप कब तक रिवाइज करेंगे? कितने दिन का गैप देंगे? आप एक महीने में एक चीज को कितनी बार रिवाइज कर लेते हो? 2-3 बार। अब आप मेरा मेथड सुनना, ठीक। आपकी बायो में एक बात है, साइंस ये कहती है कि 72 आवर्स में अगर हम किसी चीज को 3 से 4 बार या तो देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं, वो हमें जिंदगी भर याद रहती है। ये आता ना आपके बायो में, आपके टीचर बताते होंगे, ये तो रिसर्च का है भाई, नहीं पता आपको? चलो मैं बता देता हूं, 72 आवर्स में अगर किसी चीज को आप 3 से 4 बार पढ़ लेते हो, वो आपको हमेशा याद रहती है। तो अब सुनो, अब आपको पढ़ना कैसे, सुन लो, बोलो मत यार। जैसे मान लीजिए आज आपने क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ा, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे फिजिक्स है, चाहे बायो है, तो घर जाते ही क्या करना है, सबसे पहले कॉपी बंद करके रख दो, और अब आप ये सोचने की कोशिश करो कि आपने क्या क्या पढ़ा।
आज क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया। पहले दिन आपको पता है कुछ कुछ बातें याद आएंगी आपको ना, टॉपिक याद आएगा, हाँ आज ये पढ़ाया था, एक डायग्राम भी बनाया था, 2-4 क्वेश्चन कराए थे, ठीक ऐसे याद आएगा। फिर 2-4 दिन के बाद ना आपको ये याद आने लगेगा कि फॉर्मूले कौन से लिखवाए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से लिखवाए थे। फिर 2 वीक के बाद आपको ये चीज भी याद आ जाएगी कि सर ने कहां पे कौन सा डायलॉग बोला था, एक एक चीज ऐसे याद आ जाएगी। लेकिन आपको ब्रेन पे प्रेशर नहीं डालना है, बस 2-3 मिनट बैठ के ये रिमाइंड करने की कोशिश करो कि आज क्लास में क्या क्या हुआ। रिमाइंड कर लिया आपने, अब कॉपी खोल लो। कॉपी खोल लिया, कॉपी जब खोल के पढ़ेंगे साथ में रफ कॉपी रखो, और जब भी आप बायो पढ़ रहे हो तो टेबल पे सिर्फ बायो की कॉपी होनी चाहिए और एक रफ कॉपी। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो सिर्फ केमिस्ट्री और रफ कॉपी, दूसरा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इससे डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो सिंगल सब्जेक्ट की कॉपी रखते हैं टेबल में, बिल्कुल टेबल क्लीन रखते हैं, वेरी गुड, आपकी पढ़ाई ज्यादा अच्छे से होती होगी। बाकी जो है ना टेबल पे ही अपनी शर्ट और टी शर्ट भी उतार के वहीं रख लेते हैं, उसको हटा दो, ठीक, टिफिन विफिन वहीं रहता है, उसको हटा दो। टेबल पढ़ने के लिए अच्छे से पढ़ो, ठीक। तो फिर आपको क्या करना है, बोलो मत यार। चलो फिर मैं खत्म कर देता हूं। मैं देखो मेरे बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, मैं 1-1.5 घंटा बातें बताता हूं, उन्होंने मेरे को फीस दी है, ठीक, मैं उनके लिए कर रहा हूं, मैं आप लोगों को फ्री में सेमिनार कर रहा हूं, और वही बात बता रहा हूं जो 1-1.5 घंटे की काउंसलिंग में करता हूं। मुझे ऐसा लगता है यार मैं यहीं से पढ़ा हूं। आप में से है कोई मंत्री का बेटा, किसी के पापा जज है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, अंबानी टाइप है, किसी के किसान है, किसी के टीचर है, किसी के डॉक्टर है, या किसी के भाई और छोटा मोटा दुकान करते हैं, ऐसे ही है ना। मैं भी किसान का बेटा और मैं 3 साल यहाँ झेल के गया हूं, इसलिए मेरी इच्छा है ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प की जाए। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपकी हेल्प करूं तो मैं करूंगा, अगर नहीं चाहेंगे तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे भी तो पैसा कमाना है भाई। अगर नेक्स्ट ईयर आप ड्रॉप करते हो कुछ ना कुछ हिस्सा मुझे भी देके जाओगे, है ना, दे दिया क्या, वेरी गुड। आप मेरे पास केमिस्ट्री पढ़ने आओगे, केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करोगे, कृष्णा बैच ज्वाइन करोगे, कृष्णा बैच ज्वाइन नहीं करोगे, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे, कुछ ना कुछ तो मुझे देके जाओगे, ठीक, समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए बोल रहा हूं, समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले क्या किया, देखो रेगुलर रिवीजन में सबसे पहले आपको क्या करना है, रिमाइंड करना है, रिकॉल करना आज आपने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद प्रॉपर नोट्स ओपन करके जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो लिख के देखो, जो क्वेश्चन सोल्व कराया है वो सोल्व करके देखो, कोई डायग्राम बायो का पढ़ा है वो डायग्राम लिख के देखो, कोई बायो का वर्ड भूल जाते हो वो लिख के देखो, रफ कॉपी साथ में रखना है। वापिस नोट्स बंद कर दो, 20 मिनट में हो जाना चाहिए। फिर 2 से 3 मिनट ये रिकॉल करोगे आज आपने क्या सीखा है, अभी आपने क्या क्या पढ़ा, हो गया। कितनी बार रिवाइज हो गया आज, 3 बार। अरे 3 बार हो गया ना, 2 बार रिकॉल हुआ, 1 बार आपने प्रॉपरली पढ़ा है। उसके बाद रात में सोने से पहले, ठीक, मोबाइल को साइड में रख दो, शॉर्ट्स आप अगले साल भी देख सकते हो, रील्स आप अगले साल भी देख सकते हो, ठीक। इसके बाद क्या करना है, रात में सोने से पहले आप सीधे लौट जाओ, लॉन्ग ब्रीदिंग करो 2-3 बार, जाने। लॉन्ग ब्रीदिंग करने के बाद आप ये रिकॉल करो फिजिक्स में क्या पढ़ा था, केमिस्ट्री में क्या, बायो में क्या। पहले 1 वीक तक आपको सिर्फ वो बातें याद आएंगी मोटी मोटी, जैसे फॉर्मूला याद आ गया, कोई एक्सेप्शन याद आ गया, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया। 1 वीक के बाद 15 मिनट में ना आपको पूरे दिन भर का याद आने लग जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा। कितनी बार रिवाइज हो गया एक सब्जेक्ट, 4 बार। नेक्स्ट डे जब क्लास में जाओगे, क्लास में है ना आप 2-5 मिनट पहले जाते होंगे या आपके टीचर 2-5 मिनट लेट आते होंगे, तब आप कल के नोट्स पलट लो, कल सर ने क्या पढ़ाया, आज अच्छे से समझ में आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। कितनी बार हो गया, 5 बार। फिर उसके बाद सेकंड डे के जो नोट्स पढ़ोगे वही प्रोसेस होगा। सेकंड डे के नोट्स जब आप रिवाइज करोगे उससे पहले 1 मिनट अपने नोट्स के पेज पलट दो। कितनी बार हो गया, 6 बार। फिर थर्ड लेक्चर जब पढ़ोगे, थर्ड डे, फर्स्ट और सेकंड डे का 1-1 मिनट 2-2 मिनट आपको पेज पलटना। कितनी बार हो गया, 7 बार। बायो ये कहती है अगर आप किसी भी चीज को 72 आवर्स में 3 से 4 बार देख लेते हैं, आपको जिंदगी भर याद रहती है। हमने कितनी बार पढ़ लिया, 7 बार, जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। समझे कि नहीं समझे। अभी सुनो, दिस इज कॉल्ड डेली रिवीजन, ये डेली रिवीजन हुआ है। इसके बाद अब आपने चीज को इतनी बार देख लिया, भाई जब दोबारा देखते हो पेज ही पलटना है,
और एक लेक्चर के पेज पलटने में मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे आपको, मैक्सिमम 4-5 पेज होते हैं। अगर आप पूरे वीक का पेज पलटते हो तो आपको 12 से 15 या मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे एक सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री के 6 लेक्चर के नोट्स रिवाइज करने में कितने मिनट लगेंगे? 20 मिनट। और पूरे तीनों सब्जेक्ट के 60 मिनट। तो वीकली आपको 1 घंटे में पूरे वीक का रिमाइंड कर देना है, पेज पलट देने तीनों सब्जेक्ट के। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद सेकंड वीक 15 डेज यानी 14 डेज बोल दो, दूसरे वीक लास्ट, दूसरे वीकेंड पे आपको आधा घंटा देना है पहले वीक को और 1 घंटा देना है दूसरे वीक को। कितना हो गया? 1.5 आवर्स। नेक्स्ट, इसके बाद अब मंथली रिवीजन चारों वीक का एक साथ आपको लगभग 2 घंटे में चारों वीक के, 2 घंटे तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायो, 1 घंटा फिजिक्स, टोटल 3 घंटे में तीनों वीक का रिवाइज, चारों वीक का रिवाइज हो जाना चाहिए। और ऐसे पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएगा, सिर्फ पेज पलटना रहेगा। फिर उसके बाद क्वार्टर ईयरली का मतलब होता है 3 महीने बाद। 3 महीने बाद 1.5 घंटा केमिस्ट्री, पूरे 3 महीने के नोट्स, लगभग 1 कॉपी भर जाती है। 3 महीने के पूरा पेज पलटना है, 1.5 घंटा, लगभग 4.5 घंटे में। फिर 6 महीने के बाद हाफ ईयरली, पूरे 6 महीने में केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, 2 घंटे में पेज पलट देना। कितने घंटे हो गए? 6। तभी तो नंबर 1 आएगा यार, ऐसे थोड़ा ही। समझे कि नहीं समझे? तो अब देखो, अगर ऐसे रिवीजन किस किसने किया आज तक? किसी ने नहीं किया ना, लास्ट ईयर नहीं किया ना, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार। करना 720 नंबर लाने की टेक्निक है, 720/720। अच्छा, एक बात और बोलता हूं, आप एक काम करो, आंख बंद करो सारे। 720 में से आप कितने मार्क्स लाना चाहते हो वो सोच लो, आंख बंद करके सोच लो। सोच लिया? इसको याद रखना अब, ठीक है? अब एक काम करना, आज जितनी बातें मैंने आपको बताई है उसको अगर आप 100% फॉलो करेंगे तो आपके उतने ही मार्क्स आएंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला कि सर 720 लाना चाहता हूं, 100% फॉलो करेगा 720 ही आएंगे, एक भी नंबर कम नहीं आएगा। और किसी ने मेरी बातों को 90% फॉलो किया तो इसमें से 70 मार्क्स कम कर दो, 650 आ जाएंगे। अगर आपने मेरे को 80% फॉलो किया तो आपके नंबर 580 आएंगे। ठीक? और 580 है ना, 400 से ज्यादा खतरनाक है, ना छोड़ने का और ना पढ़ने का, और जिंदगी भर दुख रहता है ना। 580 वाला सबसे ज्यादा समस्या में रहता है, और 580 और प्लस तीसरा ड्रॉप हो, मतलब सोने पे सुहागा, है ना भाई। इतना दुखी हो जाता आदमी तीसरे चौथे ड्रॉप में 580 नंबर आने में। अब क्या करे, 580 वाला छोड़ भी नहीं सकता यार, दिल में इच्छा भी रहती है और ये भी लगता नहीं हो रहा तो छोड़ो, दोनों बातें। यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन हो जाता है। अब आप सोच लो, जितने नंबर आपने सोचे बातें फॉलो करना, उतने ही मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट, ये हो गया रेगुलर रिवीजन, ऐसे ही करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, एक अकेली चीज ऐसी बता रहा हूं जो आपका सिलेक्शन करवा सकती है। आज से 5 मई 2024 तक आपको एक सिंगल काम ये करना है, सुबह जैसे ही उठोगे, सुबह उठते ही सबसे पहले जैसे ही पढ़ने बैठोगे, रफ कॉपी साथ लेके बैठेंगे, रफ कॉपी पे डेट लिख देना, टाइम लिख देना कितने बजे उठे हैं, और नीचे लिख देना डॉक्टर और अपना नाम लिख देना। और रात में जब आप उस कॉपी को बंद करके सोएंगे, लास्ट मोमेंट पे आप जब पढ़ रहे होंगे, नीचे टाइम लिख देना सिर्फ और अपने सिग्नेचर कर देना। हो गया काम। सिर्फ ये कर लो, अगर आप मेरी बातें फॉलो नहीं कर सकते हो, सिर्फ ये सिलेक्शन करा देगा, सिर्फ ये चीज, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी के साथ कर लोगे आप। छोड़ो रिवीजन को, हटाओ एनसीईआरटी, आप ये कर लोगे, सिर्फ ये करो। नहीं करेंगे, होगा नहीं, मैं बता रहा हूं ना, होगा ही नहीं तुमसे। भाई जो बातें मैं बोलता हूं ना, सुनने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ना, और फॉलो करने वाला एक सेकंड, वो कहां गया? कौन कौन फॉलो कर रहा है? जिसकी मैंने काउंसलिंग करी थी वो बताना, कोई फॉलो कर रहा हो तो। कैसा लग रहा है? तूने फॉलो किया मेरी बातों को, कैसा लग रहा है? पसीने छूट जाएंगे, तुम्हें ऐसे लगेगा किसान से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है।
मैं जैसे बोलते हैं ना, मैं ऐसे 1.5 घंटे में हो जाएगा, या 3 घंटे लग जाएंगे। हाँ, 1.5 घंटे में भी हो जाएगा अगर मेहनत करोगे अच्छे, जैसे बोला वैसे फॉलो करोगे। ठीक, ऐसे करना है, ये काम करोगे पक्का। अब इसके बाद ये हो गई अपनी सिर्फ पढ़ाई की बातें। अब हम चलेंगे टेस्ट की तरफ। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फेल होना तय है। 100% फेलियर लिख रखा आपकी किस्मत में, बिना हाथ देखे बता रहा हूं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं करेंगे ना, तो मम्मी पापा को भी बोल दो कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपना बजट बना लो, 1-1.5 लाख रुपए तो फीस का, और जो आपका खर्चा लगता है लगभग साल का 3 लाख से ऊपर चला जाता है, 3 का भी 4-5 तक जाता होगा आजकल, तो 4-5 लाख रुपए चला जाता है। ठीक, तो अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। आपने रिवीजन नहीं किया है, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, आपके पास कोई प्रॉपर टेस्ट सीरीज नहीं, कोई XYZ कुछ भी रीजन है, फेलियर क्या है। तो सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर मेरे से कोई बच्चा पूछता है कि मॉक टेस्ट कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग 30 मॉक टेस्ट इज मोर देन एनफ, बहुत है। और कोई ये बोलता है मेरे में तो बहुत ज्यादा क्रांति है सर, मैं तो बहुत कर सकता हूं, देन 50 इज मैक्सिमम, बस बहुत है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं 200 टेस्ट करता हूं, 250 टेस्ट करता हूं। 200-250 टेस्ट करने वाला एग्जाम क्वालिफाई करता है, लेकिन 620, 630, 618 लाएगा। ये गधे की तरह मेहनत कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। ज्यादा टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करो, किसी भी एक कोचिंग की कर लो, प्रॉपर उसको फॉलो कर लो, आपस में डिस्कस कर लो। आप सब ड्रॉपर बच्चे, ड्रॉपर ही ना, कोई 12th का है, वेरी गुड, एक ही 12th का, वेरी गुड, अच्छी बात है भाई, इसी बार क्वालिफाई कर जाएगा। नहीं, भाइयों से पूछना कैसा लगता है कोटा में। ठीक, अगर आप एक टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे अच्छे से, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। किसी भी एक टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लो। मैं ये नहीं कहता कि हमारी करो, इसकी करो, उसकी करो, जो आपको अच्छी लगे। और अगर आपके पास अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं है, फिर मैं बता देता हूं हमारी अच्छी है। ठीक, आपको पता ना, बीवाइज एलिट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, इसमें पता है क्या, 20 तो हमने चैप्टर वाइज टेस्ट बना रखे हैं। जैसे पहले टेस्ट में यूनिट डायमेंशन आ गया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट आ गया, आपका बायो में एक लिविंग वर्ल्ड आ गया, एनिमल किंगडम आ गया, तो 4 चैप्टर आ गए। ऐसे 20 टेस्ट है, और इन 20 टेस्ट में हर 4 टेस्ट के बाद एक रिवीजन टेस्ट होता है। जो पिछले 4 टेस्ट में आया ना, उसके बाद एक रिवीजन टेस्ट है। फिर इसके बाद 6 हो गए रिवीजन टेस्ट, 2 क्लास 11, 2 क्लास 12, कितने टेस्ट हो गए, 30। फिर इसके बाद 10 फुल सिलेबस मेजर टेस्ट है, जो फरवरी में स्टार्ट हो गए। ये इन टेस्ट में केमिस्ट्री का हर टेस्ट मैं बनाता हूं, बायो का शिवाली मैम बनाती है, और फिजिक्स के हिमांशु सर बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास 35 फैकल्टी नहीं है, हम 3 ही है, और हम अपने सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके टेस्ट बनाते हैं। क्योंकि मुझे पता है ना भाई, अगर मान लो मैं रिवीजन टेस्ट बनाऊंगा, मुझे, या मैं मेजर टेस्ट बनाऊंगा, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने ऑर्गेनिक अगर टफ बनाई है, तो फिजिकल मुझे इजी रखना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक मुझे कॉन्सेप्चुअल रखना पड़ेगा, तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। पेपर टफ थोड़ा आता है, तुम्हारी कोचिंग में तो ऐसा होता है, ऑर्गेनिक भी टफ आ गई, फिजिकल भी आ गई, इनऑर्गेनिक भी आ गई, और उस टाइम फिजिक्स भी आ जाती है। ऐसा होता कि नहीं होता? यही होता ना। तो अब देख लो, अगर आपको ये फॉलो करोगे, ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, तुम्हें एक टेस्ट लेके जाना। पहला टेस्ट हमने रख रखा, वो ले देना, आज दे देना नीलिम को, पहला टेस्ट दे देना एग्जाम्पल के लिए, आप देख लेना उसको। आज दूसरा टेस्ट था, ठीक, आप बच्चों से पूछ लेना। ऐसे अंधाधुंध मत ज्वाइन किया करो, आपको मुझे भी ज्वाइन नहीं करना आंख बंद करके, आपको जो कुछ भी ज्वाइन करना है फॉलो करना है, एक दूसरे से पूछ के। मैथ्स के लिए नहीं पूछते आप, 4 लोगों से पूछते हो कौन सी अच्छी है, तो टेस्ट सीरीज का भी पूछ लिया करो, थोड़ा कोचिंग का भी फीडबैक ले लिया करो, पूछना चाहिए ना। आप सीधा जाके इधर उधर आंख बंद करे कुछ भी कर, पैसा देख के करते हो ज्यादातर आप, सस्ता। नेक्स्ट, अब जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रेटजी होती है कि आप अगर 3 अटेम्प्ट में टेस्ट करते हैं, सिलेक्शन श्योर है। जिस बच्चे ने लास्ट ईयर 1 अटेम्प्ट में टेस्ट किया था, चाहे कितना ही अच्छा स्टूडेंट था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने 1 ही अटेम्प्ट में किया होगा, बताओ, या दूसरा अटेम्प्ट शुरू किया होगा तो पूरा नहीं कर पाए होंगे, सिर्फ बायो कर ली, या आधी अधूरी केमिस्ट्री कर ली,
लेकिन दूसरा अटेम्प्ट आप में से किसी का पूरा नहीं हुआ। जो बच्चा 2 अटेम्प्ट पूरे कर लेता है वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, और जो बच्चा 3 अटेम्प्ट कर लेता है वो 650, 680, 700 तक चला जाता है। तो टॉपर बच्चे 3 से 4 अटेम्प्ट में पेपर करते हैं। लेकिन सर करना कैसे? कोई बताता आपको 3 अटेम्प्ट में पेपर करना? बताता ही नहीं है ना। आप एक काम करना, ये जब आप अटेम्प्ट करोगे ना थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, मतलब ऐसा लगेगा यार मेरे से हो ही नहीं रहा है, आपका बीच बीच में डिमोरलाइज भी होंगे, लेकिन घबराना नहीं है, आदत पड़ जाएगी। ठीक, 3 अटेम्प्ट में ऐसे करना है। पहले अटेम्प्ट में आप ओनली वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें आपको पेन ना उठाना पड़े, 101% श्योर आपको आता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे 12 की नॉन टेक्निकल टर्म सबको पता है। ठीक, अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट क्लोरीन का होता है। ऐसे क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को आप 20 से 30 सेकंड में कर सको बिना पेन उठाए, बिना कैलकुलेशन करे, वो पहले अटेम्प्ट में होगा। सेकंड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन होगा जिसमें आपको पेन उठा के कैलकुलेशन करनी पड़े। आपको फॉर्मूला आता है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना आता है, आपको रिएक्शन लिखनी आती है, लेकिन एक बार लिख के देखना पड़ेगा, वो सेकंड अटेम्प्ट में होगा। इसको आप बोल सकते हो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको 40 से 50 सेकंड का टाइम लगेगा। तीसरे अटेम्प्ट में आप वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लेंथी होते हैं। जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए रोटेशनल से डर लगता है तो तीसरे अटेम्प्ट में करेगा, किसी बच्चे को आयोनिक के क्वेश्चन से डर लगता है वो तीसरे अटेम्प्ट में होगा। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए। आपने देखा होगा भाई इलेक्ट्रोस्टेट में ही कर देते ना, वो बॉब लटका दिया, चार्ज बॉब है, ठीक, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, मैग्नेटिक भी लगा दिया, तो ये आपके एसएचएम भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन तीसरे अटेम्प्ट में होगा, यानी वो क्वेश्चन जिसमें आपको 60 सेकंड से 90 सेकंड का टाइम लगेगा सोल्व करने में, समझे। और ऐसे क्वेश्चन पूरे पेपर में पीसीबी के बता रहा हूं मैक्सिमम 10 आते हैं, मैक्सिमम 170 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बच्चा यहां हर बच्चा बैठा कर सकता है। मैं देखता हूं नीचे यार बच्चे इतनी मेहनत करते हैं लाइब्रेरी में, बहुत सारा दिन पढ़ते रहते हैं, मैं उनको देखता हूं, वो बच्चे 170 क्वेश्चन कर सकते हैं, बस उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है करने की, प्लान नहीं है। अगर आपके पास अच्छा प्लान होगा ना आप कुछ भी कर सकते हो, समझे। तो ये आप ये कर दो, ये करना ही नहीं अपने को, छोड़ो ना इनको। फर्स्ट रैंक नहीं आनी अपनी, रहने दो, मान लो इस बात को। मानते कि नहीं मानते? आपके साथ दिक्कत बताऊं क्या है, तेरा भाई इस बार ना एम्स दिल्ली जाएगा, ठीक, और जैसे जैसे दिवाली आती है ना 680 तो ले ही आएगा, है ना, लेकिन कॉलेज लेगा दिल्ली का, चाहे एमएमसी चाहे वीएमएमसी। फिर जैसे ही दिसंबर जाता है स्टेट कॉलेज में जाना है, 650 नंबर लाएगा तेरा भाई इस बार। और जैसे जैसे होली आती है ना 620 कैसे आएंगे ऐसा सोचना शुरू कर देते हो आप। अरे पहले एक्सेप्ट कर लो, नहीं हम फर्स्ट रैंक कर, मैं ये नहीं कहता आप ला नहीं सकते, आप नहीं हो क्योंकि आपकी हैबिट्स नहीं है वैसी, आप ला सकते हो लेकिन आप लाना नहीं चाहते हो, समझे। तो पहले सोच लो। अब बहुत सारे बच्चे, मैंने काउंसलिंग करते टाइम पता क्या देखा, मैंने बोला बेटा कितने नंबर आए थे टेस्ट में, बोला सर 300। इस बार कितना टारगेट है? सर इस बार पक्का 650 लाऊंगा। जादू करेगा क्या यार? अरे 300 मार्क्स आए थे, इसमें नेक्स्ट टेस्ट में 310 ला, फिर 320 ला, फिर 330 ला, तेरे पास 30-40 टेस्ट है, 10 गुना 40, 700 लाना तो लास्ट टेस्ट तक। और आप देख लो लास्ट ईयर आपने हर बार 300, 400, 450, 500 वाले बच्चे ने हर बार 650, 680 की कोशिश की, एक बार भी नहीं आया आपके। आए हो तो बताओ, नहीं आए ना, तो सच को पहचानो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस अगर आप में नहीं होगी जिंदगी में फेल हो जाओगे, नीट तो छोड़ो। एक्सेप्ट करना पड़ेगा मैं नहीं हूं अभी 650 के लायक, मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। 300 वाला भी 700 पे जा सकता है, लेकिन हल्के कदमों से। जब विराट कोहली आके 100 रन बनाता, वो ये सोच के नहीं आता कि आज तो आप जाते ही 100 बनाने हैं, ये सोच के नहीं आता। उसका टारगेट होता है पहले मैं 10 रन बनाऊंगा, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 के बाद वो बहुत स्लो हो जाता है कि मुझे ओनली लूज बॉल पे बाउंड्री मारनी है। और आप क्या, जाऊंगा 650 करके आऊंगा। शक्तिमान है, गंगाधर है। तो ये ध्यान रखना है ना, पेपर 3 अटेम्प्ट में करना है और धीरे धीरे हल्के कदमों से आगे बढ़ना है, समझे। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा है? अब ओएमआर कैसे फिलअप करनी है। ओएमआर जब भी आप फिलअप करेंगे
तो पहले अटेम्प्ट में मान लीजिए आपने बायो कर ली, तो बायो में मान लीजिए पहले अटेम्प्ट में आपने 90 में से सिर्फ 60 क्वेश्चन किए, तो उन 60 क्वेश्चन की ओएमआर एक साथ फिलअप कर दो। ठीक, फिर अब क्या करना, केमिस्ट्री पे जाओगे। अच्छा, फॉलो यही करोगे, पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। ठीक, तुम लोग अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते या तुम्हारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती तो तुम मुझे इस साल नहीं सुनते, कॉलेज में बैठे होते। तुम लोग मुझे सुन रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। तो पहले बायो करोगे, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, यही ऑर्डर होगा। पहले अटेम्प्ट में बायो करी, पहले अटेम्प्ट की बायो होते ही बायो के ओएमआर फिलअप कर दो। अब क्या 3-4-5 मिनट लगेगी ओएमआर फिलअप करने में, ब्रेक आएगा, तो उससे क्या ब्रेन को ब्रेक मिला, तो वो अब केमिस्ट्री की तरफ जाने के लिए तैयार है। तुम क्या सोचते हो सीधा इकोलॉजी से थर्मोडायनेमिक्स बताएगा भाई? अरे दिमाग है भाई, कोई मशीन तो ना बटन दबा भाई, ये बटन दबाएंगे रेड लाइट चलेगी, ये दबाएंगे येलो चलेगी, ऐसा थोड़ा ही है। थोड़ा ब्रेन को ब्रेक दो। बायो ये कहती है कि 70 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेशन किसी की हो नहीं सकती है, तो ब्रेक देके काम करो। फिर केमिस्ट्री करी, ओएमआर फिलअप करी, ब्रेन को ब्रेक मिल गया, फिर फिजिक्स कर ली। समझे? ऐसे ही करोगे। सेकेंड अटेम्प्ट की ओएमआर साथ साथ फिलअप करोगे, थर्ड अटेम्प्ट की ओएमआर भी साथ साथ फिलअप करोगे। ऐसे प्लानिंग होनी चाहिए। पहला अटेम्प्ट जो आपका है वो लगभग 90 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एवरेज बच्चे ने क्या किया, 60 या 70 क्वेश्चन किए बायो के, आप बताओ कितना टाइम लगेगा? सिर्फ वो क्वेश्चन जो आपको पक्का श्योर आते हैं, 20-22 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। केमिस्ट्री में मान लीजिए ऐसे ही आपने 20 से 25 क्वेश्चन किए, कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट मान लो, 25 मान लो। फिर फिजिक्स के भी आपने 15 से 20 क्वेश्चन किए, 1.5 घंटा। ठीक, वही 20 से 25 मिनट, तो 90 मिनट में लगभग आपके 100 वो क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें आप श्योर हो इसमें कोई गलती नहीं है। तो पहले 1.5 घंटे में आपको कितने नंबर मिल गए? 400। अब 1.5 घंटे में कितने और लाने हैं? सिलेक्शन के लिए बात करेंगे पहले, सिर्फ 200। ठीक, पहले सिलेक्शन पाओ, रैंक बाद में आएगी। तुम ये सोचते हो इस बार तो पापा ना मैं एफएमसी में जाऊंगा, मैं एम्स दिल्ली में जाऊंगा, 680 लाऊंगा, और तुम कुछ नहीं ला पाते हो। अरे पहले 600 तो क्रॉस करो यार। एक स्ट्रेटजी बनाओ कि पहले अटेम्प्ट में मैं 400, 450, कोई अच्छा बच्चा वो 500 तक, यानी 120 से 130 क्वेश्चन 1.5 घंटे में कर लेगा, 2 घंटे में कर लेगा। समझे? फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करेंगे, फिर थर्ड अटेम्प्ट में करेंगे। ये स्ट्रेटजी होती है। पहले अटेम्प्ट में 1.5 से 1.25-2 घंटे, दूसरे अटेम्प्ट में 40 से 45 मिनट, तीसरा अटेम्प्ट आधे घंटे का। ये टाइम डिवीजन होना चाहिए। बाकी बच गई 15-20 मिनट, वो अपने पास सेफ रहेगी। और क्वेश्चन के स्टक मत होया करो। आप क्या करते हो, अगर तुम भाई एसएसएम तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, मेरे टीचर ने बहुत अच्छे से बताया, भाई तेरे को अच्छे से आता है, एग्जामिनर भी तो कोई चीज है। हो सकता है उसने टेढ़ा क्वेश्चन बना दिया हो सकता है ऐसा ऑप्शन ही ना हो जो कई बार ऐसा भी तो होता है, आपका जो आंसर वो ऑप्शन में ही नहीं मिलता। तो एग्जामिनर 100 तरीके अपनाता है आपको रिजेक्ट करने के। एग्जामिनर आपको रिजेक्ट करने के लिए टफ, लेंथी, कैलकुलेटिव, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पता नहीं क्या क्या देगा। जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट आए उसके ऊपर आप जिद मत करना, उसको रिजेक्ट कर देना। आप देखो, एग्जाम इज नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम इज ए रिजेक्शन प्रोसेस। एग्जामिनर आपको रिजेक्ट करना चाहता है। आप एग्जामिनर के टफ, लेंथी, कैलकुलेटिव, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दो, अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे। समझे कि नहीं समझे? एग्जामिनर आपको रिजेक्ट कर रहा ना, आप उसके टफ क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दो। ठीक, ओएमआर ये हो गया पूरा। अब इसके बाद टेस्ट की मिस्टेक का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सब बताते हैं कैसे करना है, कौन बताएगा? आप कैसे करते हो बताओ? है आपके पास कोई प्लान? आप लोग क्या करते हो, या तो जाते उसी दिन करते हो या नेक्स्ट टेस्ट से पहले करते हो। दोनों ही गलत है। आप उसी टाइम बैठ जाते हो। आपने 3.5 घंटे का टेस्ट दिया है, टेस्ट देने के बाद वैसे किसी से बात करने का मन नहीं करता और आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सबसे बड़ी मूर्खता है। सबसे पहले 3.5 घंटे का टेस्ट दिया है, जाते ही या तो नहाना है या चाय पीनी है या कोई भी नाश्ता करना है, ताकि ब्रेन आपका एक बार टेस्ट से हट जाए। उसके बाद अब सुनना, 30 मिनट बैठ के आप टेस्ट में ये एनालिसिस करोगे कौन सा क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हुआ है, उसमें क्या मिस्टेक हुई है। लिखना नहीं है, सोल्व नहीं करना है, क्या मिस्टेक हुई है। फॉर्मूला भूल गए, ठीक,
ऑप्शन गलत फिलअप कर दिया, जो भी मिस्टेक है, बायो का कोई पॉइंट वर्ड भूल गए, कोई एनसीईआरटी या पॉइंट भूल गए, बस ये देख लो। फिर ये देख लो कि कौन से क्वेश्चन आप पेपर में सोल्व नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए। हाँ भाई ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 आपका रोटेशनल का था, ये आपसे सोल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं, समझे कि नहीं समझे, बस ये देख लो। फिर इसके ये मैक्सिमम 20 से 30 मिनट लगेंगे पूरा पेपर देखने में। अब रख दो पेपर को, अब जाओ बाहर मस्ती करने, आपको फिल्म देखनी है, खेलने जाना है, घूमने जाना है, जो करना वो करो। अब कोई नहीं पढ़ेगा टेस्ट के बाद, संडे को सिर्फ टेस्ट करना है। आपके मम्मी पापा आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं, मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, उनको ये दिखा देना, फिर भी ना माने मेरे से बात करा देना। हाँ नहीं पढ़ना है संडे को संडे को नहीं पढ़ना है। संडे को आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो, सिलेक्शन नहीं हुआ ना, इस बार मत पढ़ो, हो जाएगा। आप लोग कितनी मेहनत करते हो। मैं जब कुन्हाड़ी में काम करता 2017-18 की बात बता रहा हूं, सुबह 4:30 बजे तक वीडियो बनाता था, सुबह 4:30 बजे तक, और उसके बाद सुबह 6:30 बजे क्लास लेता था मैं। रात का खाना कितने बजे खाता आदमी? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। मैं सुबह 4:30 बजे खाता था, डिनर सुबह 4:30 बजे होता था मेरा। उसका रिजल्ट पता क्या है? 1.5 साल में भयंकर बीमार रहा, कम से कम 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में दिए मैंने डॉक्टर को। अब मैंने फिक्स कर रखा है, मैं 8 बजे से 8 बजे तक यहाँ पे रहता हूं, बीच में ब्रेक लेता हूं, बीच में मैं नैप भी लेता हूं, 2 नैप लेता हूं मैं डेली, 5 से 10 मिनट के बीच का। स्लीपिंग म्यूजिक लगाया, वहीं सो जाता हूं, चेयर पे ही, या नीचे कहीं लेट जाओ, इस पे लेट जाओ, यहीं सो गया 5 से 10 मिनट। उसके बाद संडे को मैं कभी भी बुक और मोबाइल फोन टच नहीं करता, मोबाइल और बुक अवॉइड करता हूं। आप एक काम करना, कभी भी आ जाओ, आप सुबह 8 बजे 8:30 बजे आओ, मेरी सुबह एनर्जी देखना, शाम में जाते टाइम 8:30 देख लेना, ज्यादा मिलेगी, क्योंकि मैं रेस्ट करता हूं। और रेस्ट से ना आप एनर्जाइज होते हैं। रेस्ट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। जितने बड़े बड़े सीईओज हैं, सीईओ समझते हो ना, जो बड़ी बड़ी कंपनी के ऑफिसर होता है, बड़ा ऑफिसर सबसे बड़ा क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उनकी खास बात ये होती है, वो वीक में 7 डेज काम नहीं करते, 5 डेज करते हैं। और आप 7 डेज, आज के बाद 6 दिन काम करोगे, संडे को फ्री रखोगे। आप लोग जिसके पेरेंट्स बैठे, मैम आप लोग, सर आप लोग मत करने देना इनको, इनकी कॉपी पेन छीन लो, कोई फायदा नहीं होगा। पिछली बार, अभी तक फायदा नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, गारंटी है। लाइब्रेरी में मत जाओ, नहीं कुछ भी मत करो। आप यार, आप ये बोलते हो ना 5-7 मिनट का काम बचा, जल्दी से। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सुन लो, ये काम की, ये पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये बोलते हो ना कि टाइम, हमारे पास टेस्ट में टाइम नहीं बचता, किस किस का टाइम पूरा नहीं हो पाता टेस्ट में, या किस किस से डेली टाइम कम बचता है? 1 मिनट, एक काम करो, सारे आंख बंद कर दो एक बार प्लीज। स्टार्ट, आंख बंद कर दो सारे, करना आंख बंद करना, अभी भी नहीं कर रहा है, बंद कर दो। रुक जा केजरीवाल। सोचो मत, बस अपनी सांसों में फोकस करो तुम लोग। हाँ खोल दो आप। जब मैंने आपको बोला ना सांसों में फोकस करो, उसके बाद सिर्फ 60 सेकंड आपने आंख बंद करी है, सिर्फ 1 मिनट। और क्या क्या विचार आ गए, जाके ये करना है, ये कब छोड़ेगा, 7 बजे की बोले था, 7:30 होने वाले हैं, कितने विचार आ गए तुम्हारे दिमाग में ना। ऐसे 180 मिनट है तुम्हारे पास पेपर में, कितने विचार आ गए, कितने क्वेश्चन कर सकते हो 1 मिनट में, देखा आपने? और आप बोलते हो टाइम नहीं है। थोड़ा सा फोकस करो, फोकस नहीं है, टाइम तो है। एक अच्छी बुक में मैंने पढ़ा, डोंट मैनेज योर टाइम, मैनेज योर फोकस। टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो, संडे को खाली रहना, संडे को ना मोबाइल मत लाओ, संडे को ना नेचर के पास जाओ, पार्क में घूमने चले जाओ, या कहीं पे ऐसी अच्छी जगह, हाँ कहीं भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। आप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आप किसी पार्क में अच्छे फूल पौधे लगे हुए, वहां जाके बैठ जाओ। आपको सिर्फ खाली रहना संडे को। और आप एक संडे करके देख लो, मैंने बच्चों से करवाया था, उससे नेक्स्ट वीक में उनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। विकास तूने किया था ना, बता दो कैसा था? बढ़िया था। संडे को खाली रहना है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट,
एक वो है यार, यहां पे नहीं रखी है। मैं ना अपनी क्लास में एक सक्सेस प्लानर देता हूं, तुमने नाम तो सुना होगा जो ऑनलाइन देखते हैं। सक्सेस प्लानर एक डायरी है, एक बार दिखाना वो। उसमें हमने क्या कर रखा है, आपका ना पूरा ईयरली प्लान, जैसे मैं बता रहा था ना प्लान आपको, मंथली प्लान, उसमें वीकली प्लान, डेली का प्लान, क्या करना है स्टूडेंट के हिसाब से एक डायरी बना रखी है। तो मैंने बोला सबको ये लिखना है। काउंसलिंग करने के बाद एक भी उसको यूज नहीं कर रहा था। मैंने पूछा क्या करोगे भाई? बोला सर कॉलेज में यूज करेंगे। अरे गुरु, कॉलेज में जाते टाइम मैं तेरे को दौड़ दूंगा। अब क्या करेगा इसका रख के भाई? तू पहले कॉलेज चला तो जा। तुम लोग ना कॉलेज में जाके ये करेंगे, अरे चला तो जा गुरु। नहीं समझे? तो आपको क्या करना है, वो इसको अच्छे से यूज करना है। पहले मंथली प्लान करो। देखो नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, आपको इसी मंथ में लिख लेना है। देखो ये है, दे दूं? नहीं अभी कम है हमारे पास, है ना। ये देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये ना, इसकी मैंने शायद वीडियो भी अपलोड करके वहां देख लेना। तेरे को दे दूं? ये देखो ये मंथली प्लान आ जाता है यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे आप हर मंथ का अलग शेड्यूल भी लिख सकते हो। ठीक, बर्थडे पे जाना है, किसी के साथ अपॉइंटमेंट आपकी है, कोई इवेंट है, ठीक, अलग नोट्स बना सकते हो। सिंबल गार्डन तो यार पुराना हो गया, कुछ नया ढूंढो तुम। नेक्स्ट हैबिट ट्रैकर, क्या क्या हैबिट आप बनाना चाहते हो। देखो फिर प्लान द वीक, इस वीक में आपको क्या क्या करना है, उसमें से 3 टॉप प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, ये भी लिख सकते हो। अलग से नोट्स बना सकते हो। फिर देखो मंडे ट्यूसडे पूरे वीक का आपने क्या किया, फिर वीकली रिव्यू। तो करना क्या होता है, पहले आपका मंथली प्लान होना चाहिए। 30 डेज में आपको क्या करना है आप लिख लो भाई। फर्स्ट से 30 तक आपके कौन से चैप्टर फिजिक्स में करोगे, कौन से केमिस्ट्री में, कौन से बायो में, ये लिखना है। सोचना नहीं है कि मैं तो सोच लेता हूं, मैंने पढ़ा था कहीं, दिमाग में सोचा हुआ ज्यादा अच्छा रहता, नहीं, लिखना है। ठीक, इतने इंटेलिजेंट नहीं हो तुम, याद रहेगा। नेक्स्ट वीकली प्लान। वीकली प्लान में क्या होगा, आपको एक वीक का संडे को ही बैठ के लिख लेना है कि इस वीक में मैं ये करने वाला हूं। लिख लिया। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि इस वीक में मैं केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ूंगा, फिर फिजिक्स में मैं वेक्टर करूंगा, बायो में मैं, बॉटनी में मैं मान लीजिए आपने लिख दिया लिविंग वर्ल्ड करूंगा, जूलॉजी में आपने कोई टॉपिक लिख दिया एनिमल किंगडम करूंगा। 4 टॉपिक लिख दिया आपने इस वीक के। ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, ये तो लिखा आपने, हाईलाइट लिखी है। अब आप लिखोगे वीक का ही, मंडे को क्या करोगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्या क्या करने वाले हो। समझे कि नहीं समझे? ये पूरा वीकली प्लान आपको लिखना है, पहले ही लिख देना है 6 दिन का। अब इसका असर क्या पड़ेगा मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप खुद देखना, ठीक है। तो वीकली प्लान करो, और फिर शाम में सोने से पहले मंडे को टिक करके सो कि हाँ ये होगा, मंडे का हो गया, ट्यूसडे का हो गया। तो इसका फायदा ये रहेगा, आपके साथ होता क्या है, आप डेली प्लान करते हो ना, सुबह उठ के आज ये पढ़ूंगा, और कभी भी टारगेट पूरा नहीं होता। अगर कभी वीक में आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, कोई दोस्त मिलने आ गया, घर वाले आ गए, तो आप क्या कर सकते हो, ट्यूसडे वाले को वेडनेसडे और थर्सडे के साथ एडजस्ट कर सकते हो, वो अपने आप ब्रेन कर लेगा। लेकिन अगर आप डेली का प्लान डेली बनाओगे कभी भी नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा, ये हो गया। अब टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो, जिस टाइम उठे उस टाइम पढ़ना स्टार्ट। ऐसे मत करो, उठने का अपना टाइम फिक्स करो, हो सके तो जल्दी उठो। अब कुछ बच्चे कोटा में कल्चर है कि रात में लेट तक पढ़ना, जो लेट तक पढ़ता वही अच्छा बच्चा है ना। या लेट तक पढ़ने से ही कॉन्फिडेंस आता है। आप कितना ही लेट तक पढ़ लो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर माने और साइंस की भी अगर देखें तो सबसे बढ़िया होता है सुबह उठ के पढ़ना। रात में 10 बजे के बाद आप नहीं पढ़ते हो, 10 से 4 के बीच में मोबाइल ज्यादा यूज होता है। इसीलिए यूट्यूब का एल्गोरिथम भी यही कहता है शॉर्ट्स पे ज्यादा व्यूज टाइम आते हैं। ठीक, वो चलता रहता है आपका, 2 मिनट देखूंगा बस, वो नहीं करना है। ठीक, आप प्लान बनाओ। मान लीजिए सुबह एक बच्चा 6 बजे उठ गया, सुबह 6 बजे उठते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी आंख खुलेगी उससे पहले आपके माइंड में थॉट आएगा, अब उठना है। आंख खोलने से पहले उसी थॉट के साथ बोलना, थैंक यू गॉड आई एम द बेस्ट डॉक्टर ऑन दिस प्लेनेट। यही लाइन बोलनी जो मैंने बोला, थैंक यू गॉड आई एम द बेस्ट डॉक्टर ऑन दिस प्लेनेट। थैंक यू गॉड आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, आई एम द बेस्ट लर्नर, आई एम बेस्ट लिसनर, आई एम बेस्ट रीडर। ठीक, आई एम एनर्जेटिक, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फोकस्ड। ये जो बोल रहा है इसको बाहर निकालो भाई, मैं नहीं कंटिन्यू कर रहा, बाहर निकालो इसको, खोल के। अब देखो
सुबह 6 बजे उठते ही आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है अच्छे से, है ना। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह उठते ही साथ में बिस्तर समेट दो। एक बड़े आदमी का मैंने स्पीच सुना था, अमेरिकन नेवी के चीफ थे, उन्होंने बोला इफ यू वांट टू बी ए ग्रेट पर्सन देन स्टार्ट मेकिंग फ्रॉम योर बेड। अगर आप सुबह उठते अपना बिस्तर लपेट देते हो तो आप डेफिनेटली बड़े इंसान बनने वाले हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते करते बिस्तर लपेट के रख दो। फिर उसके बाद आप सीधा बाथरूम तो नहीं जाएंगे फ्रेश होने, आप पानी पिएंगे। ठीक, पानी पिएंगे। पानी पीते टाइम पानी कैसे पीना होता है, चाय की तरह पियो, सिप सिप करके, उससे ज्यादा फायदेमंद होता है। आप डॉक्टरों इस बात को ज्यादा अच्छे से समझते हो। ठीक, जब सिप सिप करके पानी पी रहे हो तो अपनी मिस्टेक की कॉपी उठाओ और मिस्टेक रिवाइज कर दो। 2-3 गिलास पानी पियोगे, 5 मिनट लगेगी, 8-10 मिस्टेक रिवाइज हो जाएगी। फिर जाके फ्रेश होने बैठ जाओ। अब आपका खाली दिमाग है ना, उन मिस्टेक्स को बचा लेगा, आपको जिंदगी भर याद रहेंगी वो मिस्टेक्स। समझे कि नहीं समझे, ये ध्यान रखो। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, अब आप फ्रेश होने जाएंगे, फिर आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। तो आप क्या करोगे, 6:30 से 7 बजे तक आपकी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जो करना वो कर दो। अब 7 बजे तक या 7 बजे तक बहुत, आधा घंटा बहुत होता है, 7 बजे प्रॉपर पढ़ने बैठ जाओ। 7 से 10 तक आप बायो को निपटा दो। और बीच में ना, जैसे आप क्या करते हो, ऐसा नहीं कि 3 घंटे बैठे रहो चेयर पे, हर एक घंटे में आपको उठना है, हर एक घंटे के बाद 2 मिनट का ब्रेक होगा, यानी ये 10 की बजाय 10-15 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, और जब आप उठेंगे उस टाइम आपको ऐसे नहीं करना, आप क्या करते हो, पढ़ते पढ़ते ऐसे उठ के चले जाते हो। जब आपको उठना है 2 मिनट लंबे लंबे सांस लो वहीं बैठ के, और जो आपने अभी पढ़ा 4 पेज, उसके पेज दोबारा पलट दो, जो आपने हाईलाइट किया है उसको दोबारा से रीड कर दो। समझे, इससे क्या होगा, आपने जो भी 1 घंटे में पढ़ा वो आपके परमानेंट स्टोरेज में चला जाएगा। ठीक, फिर दूसरे घंटे में भी ऐसे ही, तीसरे घंटे में भी ऐसे ही, बायो हो गई कंप्लीट, रख दो। फिर इसके बाद आप दोबारा 11 बजे बैठो। अब 10 से 11 क्या करना है, नहा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, 5-10 मिनट रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन मोबाइल मत यूज करो। मोबाइल यूज करना कॉलेज में बहुत टाइम मिलेगा। ठीक, फिर 11 से लेके कितने बजे तक बोलो, 1 बजे तक या 2 बजे तक, अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, 11 से 1 तक अगर आपको केमिस्ट्री का लेक्चर देखना है या केमिस्ट्री के नोट्स पढ़ने हैं, जो भी काम आपको करना है वो इस टाइम पे हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 1 से 2 लंच करने चले जाओ, सोना थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि आप है ना लंच करते ही पढ़ने बैठते हो, पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि ब्रेन डाइजेशन में ज्यादा एनर्जी यूज करता है। ठीक, तो आप उसी टाइम पढ़ने मत बैठो, और लंच के जस्ट बाद और डिनर के जस्ट बाद फोन मत यूटिलाइज करो, उससे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक, क्योंकि आप आधे घंटे के लिए फोन चलाते हो या दोस्त के रूम में चले जाते हो, पता ही नहीं चलता 1.5 घंटा कब हो गया। समझे कि नहीं समझे, तो आपको क्या करना है, आप सो जाओ थोड़ी देर, आधा घंटा। ठीक, फिर इसके बाद 1 से 2 आपका रेस्ट हो गया। रेस्ट के बाद अब 2 से 4 आप केमिस्ट्री का होमवर्क कर लो, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस या एनसीईआरटी पढ़ना, नोट्स पढ़ना, वो पढ़ लो। ठीक, अब देखो 4 बजे से 8-9 बजे तक बीच में 1 घंटे का आपका डिनर ब्रेक आ जाएगा। 4 घंटे आप इसमें से निकालो, 4 से 6 और 7 से 9। इन 4-5 घंटे में आपको पूरा अच्छे से अपना फिजिक्स कवर कर लेना है, हो जाएगा फिजिक्स। आप एक बात बताओ, 9 बजे से पहले आप फ्री हो गए तो रात में 2 बजे तक जागने की क्या जरूरत है, आप लगे ही रहते हो सारा दिन। बताओ, आप तो सुबह 5 बजे उठते हो और रात के 2 बजे तक पढ़ते हो, जरूरत ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे, आराम से अगर 9 बजे फ्री हो गए, आप मान लो आराम से बिस्तर में जाके सो गए, 10 बजे भी नींद आ गई ना, 10 से 6 बजे तक, 10 से 6 8 घंटे हैं सोने के, बहुत होता है इतना टाइम। और इस टाइम में देखो, आपकी पढ़ाई में कभी आपको आधा घंटा नहीं मिलता रेस्ट का। मैंने 1 घंटा रेस्ट का आपको यहाँ पे दिया है, 1 घंटा मैंने रेस्ट का आपको यहाँ पे दे दिया, 1 घंटा आपको यहाँ पे दे दिया, 3 घंटे आ गए बीच में रेस्ट के। 1 घंटे में आप गेम भी खेल सकते हो, आउटडोर गेम खेल सकते हो, और आपके पास तो 1 घंटा भी नहीं निकलता खेलने का, 3 घंटे निकाल दिए आपके स्टडी टाइम टेबल से। ये होता है, जिसकी क्लास है, मान लीजिए सुबह 6 से 2 क्लास है या 2 से 8 क्लास है, वो क्या करेगा, आते ही पहले रेस्ट करेगा, और रेस्ट करते ही पहले फिक्स कर दो कि मुझे या तो ऐसा कर दो कि पहले बायो निपटा दो 2 घंटे में, फिर 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे फिजिक्स, फिर या ऐसे कर दो कि पहले नोट्स निपटा दो, फिर सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर सबके एनसीईआरटी या जो भी करना आपको। ठीक, ये मेथड होता है। समझे कि नहीं समझे, ठीक है भाई।
क्लियर है? किसी को कोई और डाउट तो नहीं? तो ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। टाइम टेबल बनाओ, टाइम मैनेज करो, अच्छे से अपना पूरा प्लान करो। हाँ हाँ, नेगेटिव मार्किंग के लिए वो मिस्टेक वाला पॉइंट रह गया। अब देखो यार, ये चीजें ये प्रॉब्लम करती है जब बीच में बोलते हैं। अब मिस्टेक में आपको बताया क्या मैंने कैसे लिखनी है? आपको एक को भी मिस्टेक नहीं लिखनी आती है। मिस्टेक लिखने का मेथड ये होता है, जैसे आपको क्या करना है भाई, आप टेस्ट देंगे, टेस्ट दे के आए, आपने उस दिन तो एनालिसिस कर लिया कि क्या क्या मिस्टेक हुई। नेक्स्ट 6 डेज में आप अपनी मिस्टेक्स लिखोगे डेली 4-5 बस। कैसे भाई? फिजिक्स में फॉर्मूला भूल गए, ओनली फॉर्मूला लिख लो। केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन ही गलत हुई है, एक लाइन में रिएक्शन लिख दो। बायो में अगर एक वर्ड भूल रहे हो, सिर्फ एक वर्ड लिखो। यानी कहने का मतलब ये मिस्टेक कम से कम वर्ड में लिखो। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर जब हम OMR फिलअप करते हैं तो ऑप्शन ऐसे रहते हैं कई बार 1 2 3 4 और ये आ गया आंसर 0 1 2 3, मेरा आंसर आया 2, तो मैं गलती से ये कराता हूं। इस मिस्टेक को कैसे लिखे? इस मिस्टेक को ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिख दिया। ये भी लिखना है, आपके हर बार 4-5 क्वेश्चन ऐसे जाते हैं, ये भी बस ऐसे लिख के छोड़ दो आप कि मॉक टेस्ट 3rd में ये मिस्टेक हुई थी। क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन तो आपने सही सोल्व किया था, आंसर तो आता, कॉन्सेप्ट आपको आता, कैलकुलेशन आपकी ठीक है, आपने मिस्टेक तो OMR में की ना, ये लिख के छोड़ दो बस कि मैंने ये गलती करी। जब माइंड है ना बार बार इसकी बेइज्जती करोगे ना कि गलती हो रही है, तब अपने आप सुधर जाएगा। समझे कि नहीं समझे ये बात? ठीक, इसके बाद नेक्स्ट और क्या है? ये हो गया। अब नेगेटिव कैसे कम होगा? जैसे मैंने बताया था ना, आपको मिस्टेक रिवाइज करनी है। 1 महीना 2 महीने मिस्टेक रिवाइज करोगे ना, आपको पेपर में देखते ही पता चल जाएगा कि यहां पे मिस्टेक हो रही है, फिर वो मिस्टेक आपसे नहीं होगी। समझे? ये ध्यान रखो, मिस्टेक रिवाइज करो। टेस्ट में टेस्ट देने जाएंगे, नेक्स्ट टेस्ट, उससे पहले टेस्ट की मिस्टेक रिवाइज करके जाओ। अब आप बोलेंगे सर टेस्ट में तो अलग चैप्टर आ रहे हैं। अरे लेकिन मिस्टेक तो ब्रेन कॉमन करता है। कहीं पे फॉर्मूला भूलने वाली मिस्टेक है, कहीं पे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, कहीं पे इस टाइप की सिली मिस्टेक है, तो ये तो कॉमन होती है, ये अपने आप कम हो जाएगी। उस टेस्ट की मिस्टेक की जो कॉपी है ना अलग से, उसको हमेशा अपने साथ रखो, बेड के साइड में रखो, सुबह उठते ही देख लो, अपने आप कम हो जाएगा नेगेटिव। और पेपर में कोशिश करो कि अगर आपके मान लीजिए इस बार 400 नंबर आए ना, तो नेक्स्ट टाइम आप 650 लाने की कोशिश मत करो। आपको पता है 400 नंबर आए हैं और 400 क्वेश्चन करने से आ जाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट में कोशिश करो सिर्फ 120 क्वेश्चन करूंगा, सिर्फ 120, मैं नहीं करूंगा 160, लेकिन 120 के 120 क्वेश्चन में सही करके आऊंगा। अब 120 जैसे ही मान लीजिए आपके ज्यादातर सही हो गए, जैसे ही 450 आए ना, फिर जोश आता है। नेक्स्ट टाइम क्या करना है? 125 करने हैं, फिर 130 करने हैं। ऐसे करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, क्लियर? ये था आपका सेमिनार। अब इसमें लास्ट पॉइंट ये है, डॉक्टर बनने जा रहे हो तो डॉक्टर के जैसी आपकी चाल होनी चाहिए, डॉक्टर के जैसे आपके बोल होने चाहिए, डॉक्टर के जैसे आपके कैरेक्टर होने चाहिए, डॉक्टर के जैसी आपकी हैबिट होनी चाहिए। थिंक लाइक ए डॉक्टर, टॉक लाइक ए डॉक्टर, वॉक लाइक ए डॉक्टर। जब आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपको लगता है पीसीबी पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, तो डेटा चेक कर लो, हमारे देश में नीट क्वालिफाई करने वाले 10% बच्चे भी डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, या तो छोड़ के चले जाते हैं या फील्ड चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर नहीं होते। कैरेक्टर डेवलप करने होंगे आप में। आप एनर्जेटिक होने चाहिए, आप फोकस्ड होने चाहिए, आप डिसिप्लिन होने चाहिए, आप डेडिकेटेड होने चाहिए, आप में साइलेंस का कैरेक्टर होना चाहिए। अगर आप 1.5 घंटा चुप नहीं बैठ सकते ना, आप नहीं बन सकते हो डॉक्टर। जिसने बीच में चर्चा की है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, नहीं होगा आपका सिलेक्शन इस बार में, या अभी सुधार लो अपने आप को। समझे? अगर आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के कैरेक्टर होने चाहिए। नहीं पीसीबी रटने वाले तो ना जवाहर नगर में ना बहुत बैठे हैं, कोटा में बहुत बैठे हैं, और साउथ वाले तो बक्सेंगे नहीं, तुम्हें पता है। वो तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया। आने वाले 2-3 साल में टॉप 50 की टॉप 50 रैंक साउथ इंडिया से आएगी। ये बात आज नोट कर लो, रिकॉर्डिंग हो रही है। टॉप 50 की टॉप 50 बोल रहा हूं मैं, एक रैंक नहीं आएगी कोटा से, एक सिंगल रैंक आने वाले 2 साल में, और खत्म हो जाएगा जीरो सब। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, और वो बहुत डिसेंट होते हैं, उनमें पेशेंस होता है, हमें भी डेवलप करना पड़ेगा। ठीक? डॉक्टर की तरह कैसे सोचे? आपके 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आईसीयू, इमरजेंसी, ओपीडी। इन सब्जेक्ट की बुक्स है एनसीईआरटी, आईसीयू, ओपीडी, इमरजेंसी की फाइल्स। इन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है, वो आपके पेशेंट्स है। तो आप देख लो आपके अपने पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना, अपने वार्ड को कैसे अटेंड करना है। एक अच्छा डॉक्टर डेली अपने वार्ड्स में जाता है, डेली तीनों वार्ड की फाइल चेक करता है, डेली अपने पेशेंट्स को फ्रेश माइंड के साथ, पेशेंस के साथ अच्छे से ट्रीट करता है। अगर आप में एक कैरेक्टर है तो आप बन जाओगे, नहीं तो रिजल्ट आपके सामने आ ही जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।